क्लास है आपकी क्लास 12 की थर्ड चैप्टर है ठेस। इसके लेखक हैं श्री फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस अपने स्वाभिमान पर चोट करना, उसको ठेस कहते हैं। कहानी का भाव है या केंद्रीय भाव है, कहानी कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। गांव का सज्जन बहुत ही सुंदर शीतल पाटी बनाता है। वह केवल पारिश्रमिक को ध्यान में रखकर ये काम नहीं करता है। जिस घर में भी वो शीतल पाटी बनाने जाता है, वहाँ की कुछ महिलाएं अपनी कथन भंगिमा से उसे ठेस पहुँचाती हैं, यानी कोई भी बात उससे कह देती हैं। जबकि जिस बेटी की विदाई के लिए वो शीतल पाटी बना रहा था, उसकी आत्मीयता उसे छू जाती है। वह किसी प्रलोभन में नहीं फंसता है। वह जिसका काम करता है उसके सहज और आत्मीय व्यवहार का ही आग्रही रहता है। जब उसे ऐसा व्यवहार नहीं मिलता, तब वह उस काम को ही छोड़कर चला जाता है। कहानी के कथन में वह बेटी को विदा के समय स्टेशन पर पहुंचकर अपने घर में बनाई गई शीतल पाटी बेटी को भेंट करता है। कहानी में सज्जन का चरित्र ग्रामीण कलाकार के आत्मगौरव को प्रकट करता है। लेखक ने गाँव में इस तरह की कलाओं के लोप कर चिंता व्यक्त की है, यानी कि जो कलाएँ हमारे हाथ में होती हैं या हमारे हाथ में जो हुनर होता है, यदि वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है तो हमारी संस्कृति को बहुत धक्का पहुंचता है, आघात होता है, यानी कि हम एक अच्छे कलाकार को खो देते हैं। यदि वही कलाकार आप उसके लिए ट्रेनिंग दे या कोई आगे बढ़ाने के लिए अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को उसको काम करे तो वो कलाएँ जीवित रहती हैं। इसी तरह यहाँ पर सज्जन जो है एक गाँव का गरीब किसान रहता है, मजदूरी करता है और वो शीतल पाटी बनाता है। ये कहानी है। कहानी की खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सज्जन को गिनती नहीं करते, लोग उसे बेकारी ही नहीं बेकार समझते हैं, यानी कि काम वाला नहीं बल्कि बेकाम वाला समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई उसे बुलाने नहीं चाहता है, बल्कि सज्जन क्या होगा उसको बुलाकर लोग कहते हैं कि सज्जन को क्यों बुलाया जाए, खेती बाड़ी करना है तो मजदूर कुछ लगा लो और खेती बाड़ी कर लो, ये सोचकर वो उसको नहीं बुलाते हैं। दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुके होते हैं, तब वो आराम से वहां पर आता है। तब कहीं सज्जन राय हाथ की खुफरी डालता है और उसे लाकर डुकाता दिखाई पड़ता है। पगडंडी पर तोल तोल कर पाँव रखता है। धीरे धीरे मुफ्त की मजदूरी देनी हो तो और बात है। यदि उसको धीरे धीरे कोई मजदूरी देनी हो या उसके काम लेना हो या उसको मुफ्त का काम का पैसा देना हो तो उसको सज्जन को बुलाया जाए। आज सज्जन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोरा कहे। कई लोग एक समय की बात थी जब लोग उसे कामचोर, चटोरा वगैरह कहते थे। जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े लोगों की सवारियां बनी रहती थी, उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे, अरे सज्जन भाई अब तो तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सज्जन ने एक जोड़ा चिक बनवाकर भेज दो। उस समय सज्जन बहुत काम करता था क्योंकि उसकी पत्नी भी साथ थी, इसलिए बहुत काम करता था और वो अपने कलाकारी जो हाथ में थी उसको सारी जगह गांव बल्कि बाहर शहर में भी वो मशहूर हो गया था। मुझे याद है जब माँ जब कभी सज्जन को बुलाने के लिए मुझे भेजती, पहले पूछ लेती कि भोग क्या क्या लगेगा, यानी सज्जन से वो बोल देती थी कि तुम मेरे यहाँ काम करने आओ और तुम्हें क्या क्या खाना है वो मुझे बता दो। तो माँ हंसकर कहती जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। बच्चे उससे हमेशा यही कहते हैं कि वो तो कामचोर है, यदि वो आएगा तो खाने के लिए कुछ मांगेगा ही। लेकिन माँ हंसकर कहती थी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। गांव टोले के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सज्जन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हमारी घरवाली बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा। ऐसे सज्जन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता हूँ। सज्जन को देखते ही माँ उलझ कर कहती है और सज्जन आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की ठानी में साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। अरे बड़ी बेटी ने ससुराल से संदेह भेजा है कि उसकी नंद रोटी है मोती की शीतल पाटी के लिए। यहाँ पर जो जमींदार हैं, जो गांव के चौधरी हैं पंचानन चौधरी, उनके छोटे लड़के जो हैं वो हंसकर उनसे बातें करते हैं और उसके काम चोरी या उसकी शिकायत करता है कि वो जब काम देता है या काम करता है तो वो पहले खाने की डिमांड करता है या खाने के लिए कहता है, तभी वो काम आगे करता है, अन्यथा वो काम हंसकर टाल देता है।
सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता हुआ घी की सोने की सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम के ढंग को देखा है। एक एक पोथी और पट्टे के हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुंची बनाता है, फिर कुंचियों को रंगी से लेकर सुंदरी सुलझाने में पूरा दिन समाप्त है। काम करते समय उसकी तमन्नाएं में जरा भी बाधा नहीं पड़ती कि गेहूंपन सांप की तरह फुकार कर उठता है, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचन वो चोर है, काम चोर नहीं। यदि काम में कोई उसको दखल देता है तो वो क्या करता है, मुंह बना लेता है और काम को वहीं अधूरा छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यदि सिरचन कोई काम करता है तो वो मन लगाकर करता है। मन लगाने के लिए उसके सामने कुछ चूड़ा या खाने की चीज़ रखी हुई होती है तो धीरे धीरे खाना खाता हुआ जाता है और अपने काम में तन्मय होकर काम करता रहता है। बिना मजदूरी के पेट भरता हाथ पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल नहीं बर्दाश्त कर सकता। यदि उसके सामने 56 प्रकार का भोग भी रखा होता है, लेकिन जब काम करते समय यदि कोई उसको नींद में निकालता है तो वो काम के लिए बर्दाश्त नहीं करता और काम करने से पहले ही वो उठ जाता है, पूरा काम नहीं कर पाता है और वो खड़ा हो जाता है। सिरचन को लोग चटोरा भी समझते हैं। तली बगरी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी नहीं हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। ये मुहावरा है, खाने पीने की चिकनाई की कमी नहीं हुई तो काम की सारी चिकनाई खत्म। ये लोकतियाँ हैं, लोकतियाँ मुहावरे के बाद आती हैं। वो काम अधूरा रहकर उठ खड़ा होगा, आज तो अब अधर पानी दर्द से माथा ठनठना रहा था, थोड़ा सा रह गया, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन मानो कभी नहीं। यदि कोई काम करने के बीच में उसको टोकता है या उसके लिए अच्छा खाना नहीं देता है, अच्छा नाश्ता नहीं रखता है या बीच में कोई मील में निकालता है तो सिरचन उस काम को अधूरा छोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि कल काम करूँगा। इससे समझ जाते हैं लोग अब ये कल इसका कभी नहीं आएगा, इसलिए उसको पूरी तरह लगन से काम करने के लिए उससे कोई बात नहीं करता है और वो उसके पास खाना रखते जाते हैं, नाश्ता रखते जाते हैं, गुड़ रखते जाते हैं, पानी रख देते हैं और सारा प्रबंध उसके सामने कर देते हैं ताकि वो काम पूरी तरह से कर ले। मोती घास और पटेल की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोरे से मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मुंजे की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए थाल की सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गाँव में और कोई नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना दुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। यहाँ पर वो कितनी चीज़ें बनाता है, अकेला एक सिरचन ही गाँव में ऐसा कलाकार है जिसके हाथ में ये हुनर है। मोती बांस, रंगीन पट्टी, शीतल पाटी, मोती, रुज्जी, मूंज और बड़ी बड़ी रस्सियाँ बनाने का काम वो करता है, लेकिन उसके काम के लिए उसको पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या दिया जाता है उसके लिए, अनाज या खाने के लिए थोड़ा कुछ खाना। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। यानी कि वो क्या करता है कि सिरचन को यदि कोई बुलाता है तो उसको उसके नखरे भी सहन करने पड़ते हैं, लेकिन जब वो अपने नखरे बताता है तो यहाँ पर जो भज्जू महाजन है उसकी बेटी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो क्या करती है, गुस्से में तिलमिला जाती है और उसको भगाने के लिए जिद करने लगती है। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेल की पार्टियों का काम सिर्फ खजारी की सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनू, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यानी कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि उसको बहुत सारा पैसा दिया जाए, बहुत सारा खाना दिया जाए, बल्कि छोटा सा काम है, सत्तू खाकर भी वो काम कर सकता है। सत्तू मतलब जो चने और गेहूं से बना हुआ आटा होता है उसको सत्तू बना कहते हैं, उसमें शक्कर मिला के खाया जाता है। जब उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है
मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं। 3 जुड़े फेशियल वेल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो भाभी ने हंसकर कहा बेरंग वापस। उन्होंने क्या कहा कि जो उनकी छोटी वाली बहन थी उसकी विदाई होने वाली थी, वो अपने मायके में थी और उसके ससुराल से एक पत्र आया था जिसमें उनकी भाभी के नाम था और उन्होंने लिखा था मानू की विदाई करो तो मिठाई की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें 2 शीतल पार्टी रंगीन वाली चाहिए, इसलिए वो रंगीन फैशनेबल चिक पार्टी जरूर भेज देना मानू के हाथ, क्योंकि यदि मानू शीतल पार्टी और रंगीन चिक लेकर नहीं आएंगे तो वो बेरंग वापस लौट दी जाएगी। यानी कि जिस तरह से बिना पैसे के खत चिट्ठियाँ आती थी और उसको बेरंग लेके जाते थे, यानी कि डाकिया जब उसको पैसे जमा करते थे तभी वो चिट्ठी देता था, अन्यथा वो वापस लौट जाते थे। ऐसा ही उन्होंने हंसकर कहा भाभी ने, तो क्या बेरंग वापस लौट जाएगी, यानी कि शीतल पार्टी नहीं आएगी तो मानू ससुराल नहीं जाएगी। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सचिन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने देख सचिन इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर वाली धोती है, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सचिन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में डब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर हम लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। उसने इस बार क्या करा कि जो पुरानी तरह की जो उसकी डिज़ाइन थी उसको चेंज करके उसने मानू के लिए बहुत सुंदर चिक बनाई, यानी कि नई तरह की चिक बनाना उसने आरंभ कर दिया, जिसमें उसने पान जैसी पतली पतली एक छुरी जैसी काट कर उसने तिलियाँ बनाई माचिस जैसी और उसको चिक बनाने के लिए तैयारी करने लगा। मछली भाभी से रहा नहीं गया, पर्दे की आड़ में बोली पहले ऐसे जानती तो मोहर वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती तो भैया को खबर भेज देती। पहले ही उन्होंने कहा मछली भाभी ने, यदि ये अच्छा काम करता है तो हम इसको अच्छी चीज़ें दे सकते थे। यदि हमें मालूम होता कि ये अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा काम करता है तो मैं पहले ही मोहर वाली साड़ी उसको दे देती, धोती दे देती, धोती जो आदमी लोग पहनते हैं, धोती वाइट कलर की वो। काम में व्यस्त सचिन के कानों में बात पड़ गई, बोली मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, इसलिए मैं ये शीतल पार्टी और रंगीन चिक बना रहा हूँ, यानी कि बहुत अच्छी डिज़ाइन दे रहा हूँ ताकि उनको उसकी ससुराल में कोई दुख या तकलीफ ना हो, क्योंकि मानू का जो दूल्हा है, मानू का जो पति है वो अफसर है और उसको बहुत सारे लोग मिलने आते हैं और वो इस काम को देखेंगे तो उसको खुशी होगी और खुश होकर वो दूसरा काम भी उसको दे सकते हैं। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंगे सत भैया तारा। सचिन जब काम में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है ओंठ पर। अपने काम में मग्न सचिन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसके पास बड़े सूप पर निगाह डाली, चेवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सचिन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। दौड़कर माँ के पास गया, माँ आज सचिन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिड़वा और गुड़। यानी कि जब वो काम में तन्मय हो जाता है, काम में वो मस्त हो जाता है तो वो उसकी थोड़ी सी जीभ ओंठों पर निकल आती है और वो काम में अपने बहुत अच्छे से मग्न होकर वो कार्य करता है। और उसने देखा कि बहुत बड़ी चिक तैयार हो गई है जिसमें 7 तरह के सतरंगी सितारे लगे हुए हैं। और ये देखकर जो सचिन का साथ जो मानू का जो भाई था सिर्फ वो बहुत खुश होता है कि सचिन आज बहुत अच्छे से काम कर रहा है और वो जो उसकी चिक है वो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी तैयार हो रही है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र चिड़वे पर पड़ती है, यानी उसके नाश्ते पर पड़ती है, तो वहाँ पर एक छोटा सा चिड़वा यानी कि दाल चूल्हा और एक सूखा गुड़ का ठेला रखा रहता है। वो देखकर वो दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ आज यदि वो इतना अच्छे से मन लगाकर काम कर रहा है तो उसको ऐसा नाश्ता क्यों दिया। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ क्या देखूँ। अरे मछली, सचिन को बुंदिया क्यों नहीं दी। बुंदिया में नहीं खाता काकी, सचिन ने मुँह में चिवरा भरते हुए कहा। गुड़ का ठेला सूप में किनारे पड़ा रहा अछूता। यानी कि काकी ने क्या कहा कि वो मिठाई बनवा रही थी क्योंकि मानू की विदाई होने वाली थी और मानू की जब विदाई हो रही थी तो उसने बहुत सारा पकवान अपने घर में बना रखा था।
काकी ने और कुछ बनाने में व्यस्त भी थी। लेकिन जैसे उसने अपनी मछली बहू को आवाज़ दी कि बहू, मछली बहू, तुमने सृजन को बुंदिया क्यों नहीं दी, तो उसको वो आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा काकी मैं बुंदिया नहीं खाता हूँ, और सृजन ने वो चिवड़ा अपने मुँह में डाल दिया। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली मैं अकेली कहाँ क्या क्या देखूँ, अरे मछली सृजन को बुंदिया क्यों नहीं देती। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गई, मुट्ठी भर बुंदिया सूप में फेंक कर चली गई। अब यदि किसी को हम कुछ चीज़ देते हैं तो उसको आदर के साथ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बहू थी तो वो उसने क्या करा कि एक जो बुंदिया उठाई अपनी मुट्ठी में और जाकर उसकी थाली में पटक दिया। तो क्या होता है, यदि वो किसी चीज़ को कोई पटक देता है तो वो खाने नहीं आती है, क्योंकि वो खाया नहीं जाता, वहाँ अपमान महसूस होता है। तो ऐसे ही सृजन को भी वो अपमान महसूस हुआ। तो सृजन ने पानी पीकर कहा मछली बहू रानी, अपने मेके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हो क्या। यानी कि उसने जब हाथ खोलकर ऐसे मुट्ठी से बुंदिया पटकी तो उसने ताना मार के क्या कहा, क्या आपके मायके से जो मिठाई आती है उसको भी दिल खोलकर ऐसे ही बांटती हो क्या। सृजन मछली बहू कुछ ना बोली। मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सृजन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है, जिस चीज़ की जरूरत है मुझसे कहो। सृजन से क्या कहा उसने माँ ने कि तुम सिर्फ काम करने आए हो, वही काम करो जिसका तुम्हें काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। तुम बहुओं से मुंहजोरी नहीं करो, उनसे बातें नहीं करो। सृजन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस की टंगे पर अधूरी चीख में फंदे डालने लगा, मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सृजन को देती हुई बोली, इधर उधर देखकर सृजन दादा काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत देना। मालूम कौन थी, उनकी छोटी बेटी थी, और वो जब पान का बीड़ा बना रही थी, पान लगा रही थी, तो बाहर बैठक में कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके लिए नाश्ता और पान दे रही थी। उसने सोचा एक पान सृजन को भी दिया जाए, तो उन्होंने सृजन दादा को एक पान दे दिया और कहा कि 5 तरह के लोग हैं, 5 तरह की बातें करते हैं, इसलिए किसी पर ध्यान ना देकर अपना काम करना और ये पान का बीड़ा आप खा लो। सृजन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे में निकल रही थी। सृजन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए कहा, छोटी चाची जरा अपनी बिटिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिनों से हुई। और वो रुक गया। गम कौवा जर्दा नाम है जर्दे का, इसलिए वो छोटी चाची से कहने लगा कि मुझे थोड़ा सा जर्दा दे दो, पान तो मैं खा ही रहा हूँ, और उसको भी मुँह में डालने की कोशिश करेगा। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सृजन से, क्योंकि वो बहुत गुस्से में रहती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका उसे नहीं मिला था, और अब उसको मौका मिला तो उसने झल्लाते हुए कहा या चिल्लाते हुए कहा, मस्करी करता है मोए मुझसे, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगी। यानी कि मुझसे तुम बातें करते हो या मुझसे मस्करी करते हो, तुम्हारी जीभ क्या है जो आग की तरह लपलपा रही है और खाने के लिए आगे बढ़ रही है। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोरे कहेंगे, मेरा कलेजा धड़क उठा। ये तो बार नास्ती, यानी कि उन्होंने एकदम से कहा, क्या तुम्हारे घर में भी जर्दा रखा रहता है या पान खाते हो, तो क्या तुम यहाँ पर भी वही काम कर रहे हो। बस सृजन की उंगलियों में सुलती के फंदे जो पड़े हुए थे, मानो कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ पान के मुंह में बुलराता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े भी धूप आया। अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने चाची ने चटोरा कहीं का कहा था और उसका मजाक उड़ाया कि तुम पान भी खाते हो और जर्दा भी खाते हो। ये सुनकर वो पीक थूक के आया पान की, और फिर उसने अपना जो काम कर रहा था तो काम उसने वहीं रोक दिया, और अपना जो हसिया था, छुरी थी, उसने अपना सामान समेट के अपने झोले में रख लिया और वो धीरे से आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाती, बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपये की में मोहर छाप वाली धोती आती है, इस मुँह झोले में ना मोए के लगाम है न आँख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। चिक बनाने वाली टोली की औरतें सर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी मारी फिरती हैं।
उसने चाची ने कहा बड़बड़ाते हुए, अरे बाप रे, इतना गुस्सा भरा हुआ है, जो एकदम से भनभनाता हुआ सांप की तरह निकल गया। अब उसने कहा, यदि मेरे पास इतने सारे चिक्के और शीतल पट्टी गाँव की औरतें बेचती हैं, जो गट्ठर लिए घूमती हैं गली गली, मैं उनसे ही चिकना खरीद के दे दूँ। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही, मानो सारे तारे जो बंदे पड़ गए थे। उसने देखा अब सुरचंद चला गया है, अब वो कहाँ से शीतल पार्टी बनेगी और मेरे ससुराल वाले मुझे अब वापस नहीं बुलाएंगे। मानो को याद आई विवाह में सुरचंद के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने ना जाने कितनी बार बोलकर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वे उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सुरचंद को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पार्टी पर लेटकर कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोर वाली धोती क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटी बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पार्टी उसी की बनाई हुई है। इस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूँ अब ये काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। सुरचंद को मनाने के लिए बबुआ जाता है कि मानो जो छोटी बहन है उसके लिए शीतल पार्टी पूरी हो जाए और वो ससुराल में अच्छे से विदा हो जाए, मायके से अच्छी विदा होकर ससुराल चली जाए और वहाँ पर उसको सम्मान मिले। मानो को याद आ रहा था कि उसके कलकत्ता वाले जो मेहमान थे उनको बार बार उनके ससुराल वाले शीतल पार्टी दिखा रहे थे और बहुत प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन जब वो मनाने के लिए जाते हैं बबुआ, तो वो अपनी पत्नी के हाथ की शीतल पार्टी पर लेटा हुआ होता है और वो देखकर कहता है कि क्या मेरी दुर्दशा होती, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे दोनों मर गए हैं। यदि दोनों होते तो क्या मेरी दुर्दशा होती? मैं खाने के लिए इधर उधर जाता, मैं आराम से ही बैठता और काम करता और आराम से खाता। लेकिन आपकी हवेली में मुझे जितना मान मिला था वो मान अब अपमान में बदल गया है, इसलिए अब मैं ये काम नहीं करूँगा और ना मैं आपके पास आ सकता हूँ। बबुआ ये समझ गया कि उसके दिल में बहुत तेज ठेस लगी है, इस कारण अब वो काम नहीं करेगा। बड़ी बहू अधूरी चिक में छोटी चीज की झालर लगाने लगी, वह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता था, क्या मालूम। अब बड़ी भाभी जो थी वो अधूरी चिक थी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे जोड़ कर उसको पूरा करना चाह रही थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रही थी। मानो कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुपचाप कुछ ना कर सका। चाची और मझली भाभी की नज़र लग गई है इसमें, शायद। क्या कहता है बबुआ कि शायद इसमें नज़र लग गई है, इतनी सुंदर शीतल पार्टी बना रहा था वो, तो मझली भाभी और चाची की नज़र लग गई, इस कारण ये काम अधूरा हो गया है। मानो को ससुराल पहुँचाने में जा ही रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा कि मानो बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सुरचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर घोषणे को चीख हुआ, कामचोर चकोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद ही कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ सुरचंद की नजर उस पर पड़ी। यानी कि सारा सामान उसने स्टेशन पर रख दिया था, प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे सामान जमा कर गाड़ी पर रख रहा था और जैसे ही वो गाड़ी चलने के लिए हुई तो सुरचंद को उसने प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए देखा और उसने सुरचंद ने आवाज़ लगाई, बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। जैसे वो ट्रेन के पास आया तो उसने उसको आवाज़ दी, बबुआ रुको, मैं आ गया हूँ। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झुकड़ी हुई स्वर में कहा। सुरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा और दौड़ता आया हूँ। दरवाजा खोलिए, मालूम ने कहा, एक बार देख लो। उसने अपनी पीठ पर जो शीतल पार्टी ली हुई थी, चिक ली हुई थी, वो दौड़कर अपनी पीठ पर जो लदी हुई थी वो दौड़कर आके उसके ट्रेन में डब्बे में रखने की कोशिश करने लगा और कहा कि मालूम किधर है, एक बार मुझे उसको दिखा दो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सुरचंद दादा मालूम इतना ही बोल सके थे क्योंकि वो थक गए थे वजन के मारे और उन्होंने उस चिक को उसके सामने रख दिया। खिड़की के पास खड़े होकर सुरचंद ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पार्टी, चिक और एक जोड़ी आसनी खुश की गाड़ी चल गई। उसने सारा सामान अपनी मानो दीदी को दिया और कहा, मेरी ओर से सब भेंट है और इसे ले जाकर अपने ससुराल में दे देना। मानो मोहर वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगे। सुरचंद ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों में फंदों का ऐसा काम पहली बार देखा था।
शीतल पार्टी और बहुत सारी चीज़ें उसमें जब खोल खोल कर देखी तो देखा बहुत अच्छी सुंदर डिज़ाइनों में वो सारी चीज़ें तैयार की। मानू ने उसको पैसा देना चाहा लेकिन उसने अपने दांतों में उंगली दबाकर और कहा कि नहीं, बेटी का मैं नहीं लेता, ये मेरी ओर से उसको उपहार है। ये देखकर मानू रो पड़ी और ट्रेन चल दी। ये तो आपकी थी ठेस। अब यहीं पर ही समाप्त होती है। नमस्ते।